आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, उसके भारत पर आक्रमणों का क्या प्रभाव रहा। गौरी गौर वंश का शासक था। तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर शंशनवी वंश के नाम से विख्यात हुई, पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हेरात के पर्वतीय क्षेत्र में बस गई थी और गौर नामक छोटे से राज्य की 1010 में महमूद गजनी ने गौर को जीत लिया और शंशनवी वंश के सरदारों ने गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद की मृत्यु के बाद गजनी का जो साम्राज्य था वो लड़खड़ा गया, क्योंकि उसे योग्य शासक नहीं मिला और अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के शंशनवी वंश शासक ने गजनी की प्रभुसत्ता को त्याग कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी वंश में गयासुद्दीन नामक एक पराक्रमी शासक हुआ। उसने ख्वारिज्म के शाह को पराजित करके उसकी प्रगति को भी रोक दिया था। इसके बाद उसने मध्य एशिया की एक नई उदित शक्ति थी, गिरजी तुर्क, जो इन दिनों गजनी के स्वामी बन बैठे थे, को पराजित किया और उनसे गजनी नगर तथा आसपास का प्रदेश छीन लिया। 1173-74 में गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात है, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। गौरी जो भारत पे आक्रमण करता था, उसके उद्देश्य क्या थे? तो मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य थे साम्राज्य विस्तार। गौरी चाहता था कि उसका साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत हो, वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी शासक था। तो उसका भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण यही था कि साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना, क्योंकि गजनवी उसके शत्रु थे, तो पंजाब पर गजनवी वंश का शासन था, तो वो उनका अंत करना चाहता था। और सबसे प्रमुख जो आक्रमण का कारण था वो था धन संपत्ति प्राप्त करना। अब गौरी साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और भारत अत्यधिक धनी समृद्ध प्रदेश था, अतः धन की आवश्यकता के लिए भी उसने भारत पे आक्रमण किया। साथ ही साथ धर्म प्रचार, क्योंकि मोहम्मद गौरी मुस्लिम था और भारतीय जनता हिंदू, तो इस्लाम का प्रचार करना भी उसका उद्देश्य था। इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था वो इस्लाम का प्रचार करके। तो इस प्रकार उसके उद्देश्य जो भारत पे आक्रमण के थे वो कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक और कुछ आर्थिक थे। संक्षेप में गौरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वह तत्कालीन भारत की कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और बाकी जो उद्देश्य थे वो लगभग गौण थे। भारत पर आक्रमण उसने किस तरह किया, किस तरह भारत को विजित किया? तो सबसे पहले उसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। 1175 में गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया, जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर सबसे कमजोर राज्य था। यद्यपि इस पर मुस्लिम वंश का शासन था, परंतु वह शिया संप्रदाय का अनुयायी था और गौरी जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। गौरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान पर अधिकार कर लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर वापस गजनी आ गया। कुछ महीनों बाद गौरी ने सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण किया और छल कपट से दुर्ग को जीत लिया। इसके बाद उसने शेष सिंध को भी जीतने का प्रयास किया तथा 1182 तक संपूर्ण सिंध प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। तो प्रारंभ में उसे मुल्तान और सिंध प्राप्त हो गए। उसके पश्चात उसने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने पूरी तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थल को पार कर गुजरात पर आक्रमण करने का विचार किया था। उसने सेना सहित मरुस्थल को पार कर लिया और आबू के पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंच गया, परंतु वहां गुजरात का राजा मूलराज अपनी सेना सहित पहले से ही गौरी का सामना करने के लिए तैयार था। लंबी एवं कष्टप्रद यात्रा थी। उसके पश्चात वो गुजरात पहुंचा, लेकिन गुजरात का शासक बहुत अधिक शक्तिशाली था, तो उसने उसे परास्त कर दिया और गौरी को अपनी सेना सहित भागना पड़ा। उसने अपनी इस योजना का दोष भी समझ में आ गया कि उसने बहुत लंबी दूरी पार करके बहुत से कष्टों को झेल के गुजरात पे आक्रमण किया था। तो अब उसने पंजाब पर जीतने की सोचा, क्योंकि पंजाब का प्रदेश पर पहुंचना आसान है गजनी सिंध से। तो अब उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब उसका मूल उद्देश्य था कि पंजाब को जीतकर भारत में प्रवेश किया जाए, न कि गुजरात से। तो भारत को जीतने के लिए उसने अपने अगले आक्रमणों का मार्ग बदल दिया। अब उसने पहले पंजाब को जीतने और पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। पंजाब पर आक्रमण। इस समय पंजाब से पेशावर तक के भूभाग पर गजनवी वंश का अधिकार था। गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरव एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। फिर भी गौरी को पंजाब जीतने के लिए 1169 से 1186 के मध्य 4 बार अभियान करने पड़े। अंतिम अभियान के दौरान गौरी ने छल कपट से मलिक खुसरव को बंदी बना लिया और उसके बाद उसने शेष पंजाब को जीतने के लिए कोई विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और
1186 तक उसका पंजाब पर अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसका प्रमुख युद्ध जो हुआ था वो था पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पंजाब विजय से गौरी की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से जा मिली। दोनों की विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। 1191 के मध्य दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी पराजित हुआ। अगले वर्ष इसी मैदान पर दोनों के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज मारा गया। इस अभियान में गौरी ने छल कपट का प्रयोग किया था। उसने पृथ्वीराज को बुलावे में रखा कि वह शांति चाहता है और अचानक राजपूत सेना पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण राजपूत सचेत भी नहीं हो पाए थे और उन्हें आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इसके पश्चात जब उसने पृथ्वीराज को परास्त कर दिया तो दिल्ली और अजमेर, जो भारत के केंद्र थे, पृथ्वीराज चौहान की राजधानियां थी, वो गौरी के नियंत्रण में आ गए। और अब उसने अगला जो आक्रमण किया वो था कन्नौज का। जयचंद जो गढ़वाल वंश का शासक था और इस समय गढ़वाल वंश भी बहुत अधिक शक्तिशाली था। दिल्ली अजमेर अधिकृत करने के बाद 1194 में गौरी एक विशाल सेना के साथ कन्नौज की तरफ बढ़ा। चौहानों के बाद उत्तरी भारत में गढ़वालों का कन्नौज राज्य ही सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसे जीते बिना पूर्वी भारत की ओर अग्रसर होना संभव नहीं था। गढ़वाल नरेश जयचंद्र ने चंदवाड़ नामक स्थान पर गौरी का जोरदार प्रतिरोध किया और गौरी की पराजय निकट ही थी कि दुर्भाग्यवश जयचंद के आंख में तीर लग गया, जिससे वो बेहोश होकर हाथी से गिर पड़ा, जिसके कारण वह मारा गया। और इस दुर्घटना से गौरी की जो पराजय थी वो विजय में बदल गई, क्योंकि जब जयचंद की मृत्यु हो गई तो उसकी सेना जो थी वो नियंत्रण मुक्त हो गई, वो बेबस हो गई और इधर उधर भागने लगी, जिससे कि नेतृत्व विहीन सेना को हराना गौरी के लिए बहुत ही आसान रहा। कन्नौज विजय से गौरी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई और इस प्रकार उसने भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर, महत्वपूर्ण वंशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गौरी के साथ साथ गौरी के कुछ दास थे जिन्होंने भी विजय की थी, जिससे भी गौरी का साम्राज्य बढ़ा। तराइन के ऐतिहासिक विजय के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया। गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक ने चौहानों के विद्रोह का दमन किया और दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाया, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी बन गई। 1195-96 की अवधि में गौरी ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1197 में तुर्क लोग ग्वालियर को अधिकृत करने में सफल रहे। 1197 में ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। यद्यपि गुजराती सेना ने भीमदेव के नेतृत्व में मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया, परंतु इस बार मुसलमानों की विजय हुई, क्योंकि गौरी जो था उसने राजपूतों के प्रमुख वंशों का उन्मूलन कर दिया था। भीमदेव जंगलों की तरफ पलायन कर गए। विजयी मुस्लिम सेना ने राजधानी अनिलवाड़ा को जी भर के लूटा। ऐबक के लौटते ही भीमदेव ने अनिलवाड़ा पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद के वर्षों में ऐबक ने मुस्लिम राज्य की सुरक्षार्थ कई छोटे बड़े युद्ध लड़े। उसने चंदेलों से कालिंजर, महोबा, खजुराहो, कालपी आदि नगर जीत लिए। तो इस प्रकार गौरी के साम्राज्य को ऐबक और उसके दासों ने आगे बढ़ाया। इसी अवधि में ऐबक के एक अन्य सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर धावा बोला। उन दिनों बिहार में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। बख्तियार खिलजी ने केवल 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश किया था, परंतु अहिंसा के उपासक बौद्धों ने उसका सामना करना उचित नहीं समझा और खिलजी को बिना किसी प्रतिरोध के बिहार मिल गया। 1205 में उसने बंगाल पर आक्रमण किया। इस बार वह अपनी मुख्य सेना को पीछे छोड़कर केवल 18 घुड़सवारों के साथ राजधानी नदिया में घुसा, नवद्वीप में, और चारों तरफ मारकाट मचा दी। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने वास्तविक जांच पड़ताल किए बिना ही राजधानी से निकल जाने में अपना कल्याण समझा। ये उनका गलत कदम था। जब तक उनको वास्तविकता को पता चला तब तक खिलजी की मुख्य सेना भी आ गई और नवद्वीप नदिया पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। ऐबक ने खिलजी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल और बिहार की विजय हिंदुओं के लिए एक घातक पराजय थी, क्योंकि वो विजय जो थी वो ऐसे हालातों में की गई कि उन्होंने वास्तविक परीक्षण भी नहीं किया सेना का। उनको पता ही नहीं था कि सेना ने कितनी कम संख्या में आक्रमण किया। वो आराम से उन्हें परास्त करते थे अगर वो प्रतिरोध करते, पर बिना प्रतिरोध के ही उन्होंने हार मान ली थी। इसके पश्चात गौरी के जो अंतिम दिन थे उसमें भी उसने विजय अभियान जारी रखा। 1203 में गौरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब गौरी गजनी और गौर दोनों का संयुक्त रूप से सुल्तान बन गया और इस अवसर पर उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। 1204 में उसने अपने पड़ोसी राज्य ख्वारिज्म पर आक्रमण किया।
परंतु यहाँ उसे शर्मसार पराजय का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर उसकी मृत्यु की झूठी अफवाह भी फैला दी गई। उसके एक दास सेनानायक यल्दोज ने गजनी पर अधिकार जमा लिया और एक अन्य अधिकारी मुल्तान का शासक बन बैठा। पंजाब के भी कुछ सरदारों ने गौरी द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपदस्थ करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार जब गौरी का अंतिम समय निकट था, उस समय उसका विजय जो राज्य था वो धीरे धीरे उसके हाथों से निकल रहा था। गौरी ने अविलंब अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करके अपनी सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसने पंजाब की तरफ कूच किया, जहां खोखरों ने लूटमार मचा रखी थी। ऐबक भी अपनी सेना सहित पंजाब में गौरी से आ मिला। गौरी ने असंगठित खोखरों का क्रूरता से दमन किया। इससे क्रोधित होकर खोखरों ने गौरी को मारने की योजना बनाई। जब गौरी वापस जाते समय मार्ग में एक दिन झेलम के किनारे संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, तभी खोखरों ने अचानक घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 को गौरी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार तुर्क वंश की स्थापना करने वाले शासक गौरी ने 15 मार्च 2006 को खोखरों के हाथों मारा गया। गौरी के भारत आक्रमण के क्या परिणाम हुए, यह भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि हिंदू राज्यों का पराभव हो गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पूर्व उत्तरी भारत में हिंदुओं के विभिन्न स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। उनमें अनेक शक्तिशाली और समृद्ध थे, परंतु गौरी के अभियानों और विजयों ने हिंदुओं के इन राज्यों का अंत कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ऐसा कोई हिंदू नरेश नहीं बचा था जो हिंदुओं की शक्ति को संवारता, संगठित करता और विदेशी आक्रमणों जो कार्य थे उनको देश से निकाल सकता था। एक बार जो प्रमुख वंश थे उन सबका उन्मूलन हो गया था, परंतु राजपूतों ने फिर से अपनी शक्ति को महाराणा सांगा के समय संगठित किया था, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा परिणाम यह निकला कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी के अभियानों और उसके विजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। अरब लोगों की विजय केवल एक ऐसे प्रांत तक सीमित रह गई थी जो उपजाऊ नहीं था। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, वह विजयी भी हुआ, लेकिन उसने सिवाय पंजाब को छोड़कर अन्य विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोई चेष्टा नहीं की और न ही उसके शासन प्रबंध की कोई व्यवस्था की थी, जिसके कारण वो फिर से स्वतंत्र हो गए थे। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो लूट मार करना था, मूर्तियों का विध्वंस करना था। इसलिए उसका उद्देश्य जो था साम्राज्य विस्तारपूर्ण ऐसे नहीं था जैसे गौरी का था। इसके विपरीत गौरी ने भारत में जिन प्रदेशों को जीता उनको साथ साथ ही संगठित भी किया और उनके शासन प्रबंध की भी समुचित व्यवस्था की। गौरी का लक्ष्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था और उसके द्वारा मुस्लिम साम्राज्य ने भारत में लगभग 600 वर्षों तक विद्यमान रहा। जन धन की जो थी वो अपार हानि हुई। गौरी के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। छोटे बड़े युद्धों में हजारों वीर गति को प्राप्त हुए। युद्धों के बाद धन के लालच में मुस्लिम सैनिकों ने लूटमार और तोड़फोड़ का जो नाटक खेला, उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अपनी धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा। संस्कृति के अमूल्य स्मारक नष्ट हो गए। ऐबक की सेना ने अनिलवाड़ा के समृद्ध नगर को बुरी तरह लूटा, तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के विश्वविद्यालय और पुस्तकालय और मठों को भूमिसार कर दिया। तो इस तरह बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अत्यधिक अत्याचार किए थे और इसके अलावा उसने बौद्धों पर भी भीषण अत्याचार किए थे। बख्तियार खिलजी ने बंगाल में भी जोरदार लूटमार और तोड़फोड़ की। यही हाल अन्य स्थानों का भी रहा। धर्म और समाज में नवीन प्रवृत्तियाँ। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में मुस्लिम शासकों ने इस्लाम के प्रसार के लिए राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। राज्य पद, प्रगति और धन संपत्ति एवं समृद्धि प्राप्ति के लिए इस्लाम अपनाना सरल मार्ग था। अतः अनेकानेक हिंदू मुसलमान बन गए। इससे कालांतर में धार्मिक और सांप्रदायिक दोष उत्पन्न हो गए। समाज में हिंदू और मुस्लिम दो ऐसे वर्ग बन गए जो समानांतर रेखाओं के समान कभी नहीं मिल सकते थे। मुस्लिम वर्ग सदा अपने आप को हिंदुओं से अलग समझता था और प्रेरणा के लिए मक्का और मदीना की ओर देखता था। भारतीय जीवन के विभिन्न अंशों पर इन प्रवृत्तियों का बुरा प्रभाव पड़ा। धर्म की बहुत अत्यधिक हानि हुई थी और बौद्ध धर्म के पतन में साथ ही साथ हमारी जो शिक्षा थी, विश्वविद्यालय शिक्षा थी, उसको भी नष्ट करने में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाह्य विदेशी वाणिज्य व्यापार बढ़ा। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से भारत का गजनी, फारस, अरब, खुरासान, बल्ख आदि अन्य मुस्लिम देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारत की अनेकानेक वस्तुएं सीमांत क्षेत्र के दर्रों से उन देशों में पहुंचने लगी। इस बाहरी व्यापार वाणिज्य से भारतीय समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ। मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार से भारत में एक नवीन इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम की पाश्चात्य प्रवृत्तियां भारत में प्रविष्ट हो गई, जिससे भारतीय साहित्य, कला और दैनिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।
तो इस प्रकार मुस्लिमों के आगमन से एक इस मुस्लिम साम्राज्य बना और जिसने भारत को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया, जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हुए।